एपिसोड 514 बच्चे की एंट्री। रोहित के चेहरे में जमीन पर गिरी रेशमी को अपने मौत नजर आने लगी थी। रेशमी का खौफ जैसे जैसे बढ़ रहा था, उसकी सांसें धीमी पड़ी जा रही थी। रेशमी के होठों के पास खून का बहाव धीरे धीरे कम होने लगा था। उसकी एक वजह यह भी थी कि रेशमी के शरीर में अचानक ही ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगा था। जैसे जैसे रेशमी का डर बढ़ रहा था, रेशमी के बोलने की स्पीड भी बढ़ने लगी थी। डर से तड़प रही रेशमी ने रोहित की ओर देखकर रहम की भीख मांगते हुए कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। रोहित ने बिल्कुल आराम से जवाब देते हुए कहा, डरो मत, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि इसकी माँ को किसने मारा था। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी यह एक बेहद खास कमरा है। यहाँ जो कुछ भी होता है वह सारी बातें इस चारदीवारी के बाहर कभी नहीं जाती। यह कमरा मारवा हाउस का हिस्सा जरूर है, मगर खुद मारवा हाउस के लोग कभी यह नहीं जान पाते कि इस कमरे में क्या हुआ था। रोहित की बातों से इस वक्त रेशमी को ब्लैक कैट से ज़्यादा रोहित से डर लगने लगा था। ब्लैक कैट चाहे जैसी भी थी, वह टॉर्चर करके सच उगलवाने की कोशिश करती थी, मगर इस वक्त रोहित की आंखों में रेशमी को सिर्फ मौत नजर आ रही थी। रेशमी किसी तरह अपने आप को बचाना चाहती थी, मगर रोहित को देखकर उसे रहम की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। तभी अचानक रोहित ने रेशमी से कहा, वैसे भी अब तक ये बात तो साबित हुई नहीं कि वह बच्चा मेरा है या नहीं। वह बच्चा सचमुच वजूद में है भी या नहीं। फिर मुझे लगता है इस वक्त हमें इस डिस्कशन में वक्त नहीं गंवाना चाहिए। जितनी जल्दी यह काम हो जाएगा, तुम्हें भी अपने शारीरिक दर्द से आज़ादी मिल जाएगी। रोहित ऐसे बात कर रहा था जैसे वह रेशमी का इलाज करने जा रहा था। धीरे धीरे रेशमी का शरीर सुन्न पड़ने लगा था। रेशमी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। रेशमी ने रोहित से कहा, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ कि वह बच्चा है और इस वक्त मेरे भाई क्रिस्टोफर के कब्जे में है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो, वह तुम्हारा ही बच्चा है। रेशमी अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो किसी भी तरह उस बच्चे का वजूद रोहित के सामने साबित करना होगा। तभी रोहित के एक आदमी ने आगे बढ़कर अपने गले से टाई निकाली और धीरे से उस टाई का फंदा बनाकर रेशमी के गले में पहना दिया। रेशमी समझ चुकी थी कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। वह जल्द से जल्द यह साबित करना चाहती थी कि वह जो कुछ भी कर रही है, वह जो कुछ भी कह रही थी, वह सब सच था। रेशमी ने रोहित की ओर देखकर कहा, तुम्हारे बच्चे का नाम अलेक्जेंडर है। क्रिस्टोफर ने यह नाम दिया है उसको। रोहित का आदमी फंदा बनाने के बाद रोहित के अगले इशारे का इंतजार करने लगा। बच्चे का नाम सुनने के बाद रोहित गौर से रेशमी को देखने लगा। रोहित की आंखों में रेशमी को अपनी जिंदगी का एक उम्मीद दिखाई दी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रेशमी ने कहा, मुझे बस तुम्हारा फ़ोन चाहिए। मैं अपने ईमेल अकाउंट में जाकर तुम्हें इस बात का सबूत भी दे सकती हूँ कि अलेक्जेंडर सचमुच में है। रेशमी की यह बात सुनने के बाद फिर से रोहित गहरी सोच में डूब गया। रोहित ने सिर्फ अपनी नज़रें उठाकर चिराग की ओर देखा। चिराग रोहित का इशारा समझ चुका था। वह अपना फ़ोन लेकर जमीन पर पड़ी रेशमी के पास गया। धीरे से रेशमी का एक हाथ खोलकर चिराग ने वह फ़ोन उस रेशमी के हाथ में थमा दिया। रेशमी जानती थी कि इस वक्त वो कोई चालाकी नहीं कर सकती थी, क्योंकि रोहित का आदमी वह फंदा बनाकर बिल्कुल उसके सर के पास बैठा हुआ था। रेशमी ने अपना ईमेल अकाउंट खोलकर अलेक्जेंडर के कुछ वीडियोज डाउनलोड किए और रोहित से कहा, यह देखो, इन वीडियो में तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि अलेक्जेंडर सचमुच वजूद में है। यह सारे वीडियोज असली है।
या नहीं, यह बात तो तुम आसानी से पता कर सकते हो। तुम्हारी कंपनी के लिए मिस्टर वाई काम करते हैं। वह तुम्हें बता देंगे कि यह वीडियोज सच है या फेक है। चिराग ने अपना फ़ोन अपने हाथ में लेकर पहले उन वीडियोज को देखा। वीडियो में बच्चे का चेहरा देखते ही चिराग के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपनी जगह से उठकर रोहित के पास गया और उसके हाथ में वह फ़ोन थमा दिया। जैसे ही रोहित ने वह वीडियो ऑन किया तो रोहित ने देखा कि एक छोटा सा 6 साल का बच्चा बड़ी सी सीरियसली अपना होमवर्क कर रहा था। कोई दूर से उसका वीडियो ले रहा था। जैसे जैसे कैमरा उस बच्चे के पास गया, उस बच्चे का चेहरा थोड़ा थोड़ा साफ नजर आने लगा। जैसे ही कैमरा बच्चे के बिल्कुल पास पहुंचा, बच्चे का ध्यान टूटा और उसने अपनी नजरें उठाकर कैमरे में देखा। बच्चे की शक्ल देखकर रोहित की सांस एक पल के लिए अटक गई। बच्चे की आंखें, बच्चे का नाक नक्शा हुबहू रोहित से मिलता था। यह बच्चा काफी हद तक आर्यन और रिया जैसा भी लगता था, मगर आर्यन और रिया के अंदर रोहित और अनिका दोनों के फीचर शामिल थे। जबकि यह बच्चा हुबहू रोहित को अपने बचपन की तस्वीर की याद दिलाता था। रोहित जब 5 साल का था तब हुबहू अलेक्जेंडर जैसा ही लगता था। उस बच्चे को देखते ही रोहित समझ चुका था कि इस बच्चे से उसका क्या रिश्ता था। ना किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत थी और ना ही किसी साइंटिफिक प्रूफ की। उस बच्चे का शक्ल बताती थी कि वह बच्चा रोहित का बेटा था। उस बच्चे का वीडियो देखने के बाद रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित की आंखों में अब कहीं न कहीं रेशमी को अपनी जिंदगी की उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही थी। रेशमी ने तड़पते हुए दर्द भरे आवाज में रोहित से गुजारिश की, प्लीज मुझे मत मारिए मिस्टर मारवा। मैं और अलेक्जेंडर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उसकी माँ हूँ। वह एक छोटा सा बच्चा है। वह मेरे बिना नहीं रह पाएगा। कम से कम उस बच्चे के लिए तो मुझे मत मारिए। रोहित ने वह फोन चिराग को लौटाने के बाद अपनी उंगलियां अपने माथे पर फेरी और फिर जमीन पर गिरी हुई रेशमी को एक झटके से फिर से अपनी चेयर पर बिठाते हुए कहा, तुम्हारे पास 5 दिन का वक्त है। तुम किसी भी तरह क्रिस्टोफर को कॉल लगाओ और उसे कहो कि बच्चे को यहाँ भेज दे, वरना 5 दिनों की जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। अगर बच्चा यहाँ नहीं पहुँचा तो 5 दिन बाद मैं दोबारा बेसमेंट में नहीं आऊँगा। मेरे आदमी जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या करना है। यह कहने के बाद रोहित बिना वक्त गवाए उस कमरे में बाहर निकलने लगा। तभी रेशमी ने जोर से आवाज लगाते हुए रोहित को रोकते हुए पूछा, मिस्टर मारवा, अब तो आप जान चुके हैं कि मैं भी आपके बच्चों की माँ हूँ। मेरा भी आपके साथ वही रिश्ता है जो अनिका का है। फिर मेरे साथ इस तरह का सुलूक क्यों? आप अनिका से तो इस तरह पेश नहीं आते। रोहित ने बिना मुड़े रेशमी की इस बात का जवाब देते हुए कहा, वह वीडियो क्योंकि तुम प्यार करने के लायक नहीं हो। यह कहने के बाद रोहित दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। रोहित की बातों से अब रेशमी इतना समझ चुकी थी कि रोहित अनिका के साथ सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वह उसके बच्चों की माँ थी, बल्कि रोहित पूरी तरह से अनिका के प्यार में पड़ चुका था। रोहित जो कभी किसी के क्लोज नहीं हुआ था, वह अनिका को इतना चाहता था कि उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। मारवा हाउस से जाने के बाद अनिका सीधे लाइफ केयर हॉस्पिटल गई थी। वहाँ अपने भाई मयूर गुलेरिया का ड्रेसिंग चेंज करने के बाद अनिका ने उसे फिर से कुछ दवाइयाँ दी और कुछ देर उसकी सेहत पर नज़र रखने के बाद अस्पताल से फिर गुलेरिया हाउस लौट गई। अनिका ने जब अपने बेडरूम में पहुंचा, अपनी घड़ी की ओर देखा तो वह समझ चुकी थी कि अब वह काफ़ी लंबे समय तक सोने वाली थी। कुछ देर में बिस्तर पर पड़े ही अनिका गहरी नींद में सो गई। इस बार जब अनिका की आंखें खुली तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि 2 दिन बीत चुके थे। वह जानती थी कि
दुनिया में काफ़ी कुछ बदल गया होगा। 2 दिन में जो कुछ भी हुआ था, एक के बाद एक अनिका हर चीज़ का ब्यौरा लेना चाहती थी। मगर सबसे पहले वह अपने बच्चों से मिलना चाहती थी। अनिका जब बच्चों के लिविंग रूम में गई तब उसने देखा कि दोनों बच्चे टैबलेट पर किसी के साथ वीडियो चैटिंग कर रहे थे। जब अनिका धीरे से उनके पीछे खड़ी टैबलेट की स्क्रीन पर देखने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि उस बच्चे ने अपना कैमरा अपने चेहरे के काफ़ी नज़दीक रखा था। उस बच्चे को सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी। उस बच्चे की आंख ही कुछ ऐसी थी जिसे देखकर अनिका को लग रहा था कि यह आंखें उसने पहले भी कभी देखी थी। अनिका चुपचाप पीछे खड़ी बच्चों की बातें सुनने लगी। रिया ने फोन की ओर देखते हुए कहा, तो बताओ दोस्त, उन दोनों खरगोश का क्या हुआ जिनका तुम इलाज कर रहे थे? उस बच्चे ने बड़े ही एटीट्यूड से जवाब देते हुए कहा, वह दरअसल ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। वह दोनों खरगोश काफ़ी जिद्दी थे, मुझे ठीक से सर्जरी करने नहीं दे रहे थे। दोनों ने ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ दिया। उस बच्चे की यह बात सुनकर रिया के पास बैठे आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों खरगोश की मौत हुई थी और उस मौत के बारे में वो लड़का इस तरह से बोल रहा था जैसे यह एक मामूली बात थी। रिया ने अपने दोस्त की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे यह तो बहुत बुरा हुआ। तभी फिर से काफ़ी एटीट्यूड भरी आवाज़ में उस बच्चे ने जवाब देते हुए कहा, हाँ सचमुच यह बहुत बुरी बात थी। मेरे पास सिर्फ 2 खरगोश थे और उन्हें लड़ा कर मैं काफ़ी मज़े लेता था। अब मेरे टाइम पास का जरिया ख़त्म हो गया। उन्हें लड़ाना मेरी फेवरेट गेम थी। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि रिया ऐसे लड़के के साथ दोस्ती कैसे रख सकती थी जिसे ना तो जानवरों से प्यार था और ना ही जानवरों के लिए उसके मन में कोई इमोशन थे। दूर खड़ी अनिका तब भी उस बच्चे की बात सुन रही थी। आज तक अनिका को लगता था कि रिया एक नए जमाने की बच्ची थी, थोड़ी सी मुंहफट थी, मगर इस बच्चे के तौर तरीके को देखकर अनिका को अपनी बिटिया पर कहीं न कहीं प्राउड फीलिंग होने लगी। कम से कम रिया के मन में लोगों के लिए इमोशन तो थे। उस बच्चे का आवाज़ से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता था, मगर उसकी बातें किसी 18-19 साल के शैतानी बच्चे से कम नहीं थी। हैरान आर्यन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उस बच्चे से बात करते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पापा अब तुम्हें डांटेंगे? उस बच्चे ने नन्हे आर्यन की इस बात का जवाब देते हुए कहा, माँ बाप सिर्फ बेवकूफ़ बच्चों को डांट लगाते हैं, होशियार बच्चों को नहीं। उस लड़के की इस बात पर रिया जोर जोर से हंसने लगी। आर्यन को रिया का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। आर्यन ने अपनी बहन की ओर देखकर कहा, क्या इस लड़के की तरह तुम भी मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? क्या तुम जानती नहीं मुझे मैथ्स में कितने मार्क्स आते थे? आर्यन की बात का जवाब देते हुए उस लड़के ने कहा, देखो अभी अभी तुम मुझसे इस मामले में भी हार चुके हो। रिया ने भी उस लड़के की बात में हामी भरते हुए आर्यन से कहा, हाँ आर्यन, तुमने जितने भी मैथ के प्रॉब्लम मेरे दोस्त से शेयर किए उसने सारे प्रॉब्लम्स के जवाब कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि मैथ्स में तुमसे ज़्यादा तेज वो है। रिया की बात बीच में काटते हुए उसके दोस्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, अरे बात सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं है। तुम्हारे भाई से कहो कि वह किसी भी मामले में मुझसे कंपटीशन करके देख सकता है। देखे, मैं उसे हर मामले में पीछे छोड़ दूंगा। आर्यन को उस लड़के की ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आर्यन ने रिया से कहा, यह तुम्हारा दोस्त बहुत बदतमीज है। वैसे इसका नाम है क्या? तभी रिया को रियलाइज हुआ कि आज तक उसने अपने दोस्त का नाम तो पूछा ही नहीं था। तभी वीडियो कॉल के जरिए उस बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। उसने कहा, मेरे नाम का मतलब है इस दुनिया का एक बहुत पुराना राजा जो इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। चलो, अगर तुम्हारा भाई सच में बड़ा इंटेलिजेंट है तो उसे कहो कि मेरा नाम गेस करे।
तो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें गाइज।